हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और फिर से मैं आपके बीच रूबरू हूं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हमारे शेड्यूल में हमने थोड़ा सा जो टाइम है उसको चेंज किया है। ये जो आज क्लास पढ़ रहे हो, इसी क्लास को हम सुबह 9:15 पढ़ते थे और इससे पहले हम 8:15 बजे पढ़ते थे। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों के डिमांड के कारण हमने इस क्लास का जो शेड्यूल है वो शाम के 5:15 का रख दिया है, क्योंकि सुबह विद्यार्थी अवेलेबल नहीं होते हैं उस टाइम। तो हमने यही सोचा, विद्यार्थियों के हित के लिए सोचा, और इस कक्षा को हमने शाम के 5:15 का जो समय रखा है। अब इसी समय आया करेगी हमारी मैथ की क्लास, हिंदी की क्लास और अंग्रेजी बुक रीडिंग की क्लास है, वो इसी समय आया करेगी। और उसके साथ हमारी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की जो अंग्रेजी की क्लास चल रही है वो शाम को 9 बजे आती है। वो क्लास भी आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। आशा करता हूँ कि हमारी जो इस यूट्यूब चैनल पर जो क्लासें दी जा रही है वो आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, और यह भी आशा करता हूँ कि आपके लिए वो परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाली है। तो देखिए, आपका अगर कोई सुझाव है इस YouTube चैनल पर जो क्लासें आ रही है उनके शेड्यूल के लिए, अगर आपको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता या कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, तो आप मुझे ज़रूर अपना जो कमेंट है वो मेंशन करिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर जो कक्षा है यहाँ पर, ऑनलाइन कक्षा है, वो देने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। तो एक बार फिर से आप सभी का गुड इवनिंग। और जो मेरे दोस्त मेरे साथ लाइव है, मेरे विद्यार्थी जो लाइव हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। जो मेरे साथी लाइव है वो इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, थंबनेल आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। गलता लोहा शेखर जोशी आरोह कक्षा 11 गद्य खंड की जो 5वीं कहानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका भाग नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। भाग नंबर 1 आपने अगर नहीं पढ़ा है अब तक, तो मैं आशा करता हूं कि इस कहानी को समझने के लिए आपको पहला भाग देख लेना आवश्यक होगा, तभी उस कहानी को और आज वाली कहानी को हम जोड़कर पढ़ेंगे। देखिए, इस कहानी में हमने शेखर जोशी के बारे में पढ़ा था, और शेखर जोशी के साथ साथ हमने जो हमारा पाठ परिचय है उसके बारे में भी हमने जाना था। और उसके बाद में हमने हमारी जो कहानी है इसके बारे में हमने जाना। क्या कहानी है, उसमें 2 मूल पात्र आते हैं यहाँ पर, मोहन और धनराम। मोहन क्या था और धनराम क्या था उसके बारे में हमने जाना था। मोहन एक ब्राह्मण लड़का था और एक धनराम था, वो एक लोहारों का लड़का था। उसके साथ में जो वो अब बड़े हो चुके थे, अपना जो पुश्तैनी काम था वो करने लग चुके थे। लेकिन मोहन उसकी दुकान पर आता है, उसको जो अपना बचपन है, पढ़ाई वाला समय, वो याद आ जाता है। मास्टर त्रिलोक सिंह याद आ जाते हैं और वो अपनी विस्मृतियों में खो जाते हैं। यानी मैंने बताया ये कहानी है, कुछ देर के लिए फ्लैशबैक चलती है। और अंत में हमने यही जाना था कि गुरुजी यानी मास्टर जी त्रिलोक सिंह जी हैं, वो धनराम से 13 का पहाड़ा पढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन धनराम ने बड़ी मेहनत से 1 से 12 तक पहाड़े याद कर रखे थे। उनको 13 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा था। 2-3 बार मौका देने पर भी वो पहाड़ा याद नहीं कर पाता। फिर त्रिलोक सिंह उनको सज़ा देता है, उसके लिए उनको कहता है कि जाओ तुम अपने लिए हथियार लेके आओ, अपनी सज़ा के लिए तुम खुद ही हथियार लेके आओ। उस समय यही था कि जिस लड़के को सज़ा देनी है उसी लड़के से क्या है, उसके लिए जो साजो सामान हथियार के लिए सामान है, या छड़ी या बैंत या मंगाया जाता था। ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। अब उसी से हम हमारी कहानी को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ समझने के लिए आपको लास्ट कहानी में आपको जाना पड़ेगा। अब जहाँ से मैंने उस कहानी को छोड़ा था वहीं से मैं पढ़ना क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ। क्या है वो कहानी, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, लास्ट लाइन हमने ये पढ़ी थी कि बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर साहब के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। ये चीज़ें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। आगे देखिए, धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दूसरा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था।
ठीक है। 1 2 सीढ़ी पर पहुंचा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद में फिर वो क्या है, लड़खड़ा जाता है। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लिए उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जुबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरांतियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी थी। दरांतियाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो हम भाषा में कहते हैं दांती, सामान्य भाषा में उसको दांती कहती हैं। वो अपने थैले से निकाल कर धनराम को देता है, उसकी धार लगाने के लिए दे देता है। उसके बाद में किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य है धनराम के पिता की नहीं थी। और वो ये कहता है कि आपके पिता में भी ये सामर्थ्य नहीं था जो किताबी रूपी जो धन है उसको ग्रहण कर पाए, यही आदत इसमें है। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकने फूंकने या सार लगाने का काम में उलझाना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे तोड़े से लेकर घन चलाने की विधा सिखाने लगा था। जैसे बच्चा चलने लायक होता है धनराम उसको क्या किया जाता है, उसका पिताजी है वो अपने काम पर वो रख लेता है, जो धोंकनी है उससे वो काम करवाता है, फूंक मारने का जो काम है वो करता है। उसके साथ साथ में हथौड़ा और घन चलाना भी उसको क्या कर देता है, सिखा देता है। तो इसका किताबी रूपी जो ज्ञान था वो एक तरीके से क्या हो जाता है, दमित हो जाता है, गौण हो जाता है। आगे देखिए क्या है उस कहानी में। फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंच चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद उस बच्चे को दे देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उसकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों की याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम के ऑफर कहने लगे थे। गंगाराम की ऑफर मतलब उस दुकान के जगह का नाम है। गंगाराम अपने धनराम का जो पिता होता है, एक दिन अचानक वो चल बसे थे। उसके बाद में वो अपना जो पुश्तैनी काम है, जो विरासत उसको मिली थी, वो सहज रूप से उसको स्वीकार कर लेता है और अपना कार्य वो अच्छी तरीके से वहाँ से करने लग जाता है। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर कौन थे, मैंने आपको बताया। जो मोहन आप देख पा रहे हो उनके पिता थे, वो बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे से उन्हें निराश कर दिया। दान दक्षिणा के बुत्ते पर ये किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। परिवार का दारिद्र्य जो गरीबी थी उसको मिटा दे, वो ये कह रहे थे। जो पुरोहिताई का काम कर रहा है उससे वो जो पढ़ लिख कर अच्छी तरीके से वो घर का जो परिवार का जो दारिद्र्य गरीबीपन है उसको क्या कर दे, दूर कर दे। ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ पा रहे हो। आगे देखिए क्या है कि लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल है वो 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। रास्ते में जो नदी पड़ती थी उसकी समस्या और अलग से थी। आगे देखिए, तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं आ रही और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उच्च करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार कर होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी से पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था तो मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी से दूसरी और भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ चुका था। ठीक।
ठीक है। अचानक से क्या हो चुका है, नदी का पानी बढ़ जाता है। पहले दिन की धारा में झाड़ झखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का जो रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर वो चिंतित रहने लगे, क्योंकि पहाड़ों की दूसरी ओर जब बारिश होती है तो वो बारिश का जो पानी है वो उसी जो दिशा में नदी से प्रभावित हो रहा था। पानी का जो रेला था वो इतना भयंकर था जिससे आने जाने में बहुत भयंकर समस्या हुआ करती थी। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहां 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने पर कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख लेगा। क्योंकि रमेश वो आग्रह करता है कि उनको लखनऊ भेज दिया जाए, हम 4 प्राणी रहते हैं तो एक और बढ़ जाएगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप अपनी गांव की दुनिया में बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा था। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मोहन की जिंदगी का अब एक नया अध्याय शुरू होता है। वो देखिए कैसे घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वह चाचा और भाभी कहकर पुकारा करता था का हाथ बंटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले के सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दिया, मोहन 1 किलो आलू तो ले डाल। इस तरीके से वो पूरे मोहल्ले का एक मतलब काम करने वाला सा बन गया। औसत दफ्तरी बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उससे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। घरेलू नौकर से ज़्यादा वो हैसियत उनको नहीं देता था। इस बात का मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। ठीक है। निकट के स्कूल में वो क्या करता है, उनका जो नाम है वो लिखवा देता है। लेकिन एकदम नए वातावरण और दिन रात के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में कई बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता था जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गाँव जाने वाला होता था, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भरती सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुख सुविधा और असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि जो परिस्थितियां उनको मिल रही थी मोहन को, वो उस परिस्थितियों के साथ क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है, वो समायोजन कर जाता है, अपने अनुरूप वो परिस्थितियों को क्या करता है, ढाल लेता है। ये उसकी मजबूरी भी थी। ठीक है। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपनों को देख रहा था, लेकिन उसका पिता होता है जो बंशीधर होता है, उसका जो सुनहरा भविष्य है वो देख रहा होता है कि वो बच्चा वहाँ जाकर पढ़ाई करके अच्छा नाम करेगा, अच्छा काम वहाँ पर यहाँ से करने वाला होता है। उसके बाद में देखिए 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं, यानी ये बच्चा आगे की पढ़ाई और ना करे उसके पक्ष में वो नहीं थे। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती है वह उसी मुद्दे पर जाकर ख़त्म हो जाती है कि हज़ारों लाखों BA MA मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले, यानी वो आगे पढ़ने नहीं देना चाह रहे थे। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई अपना काम हाथ का सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन ने दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था, वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त ही रहता था। आगे देखिए धीरे धीरे 1.5-2 साल का वह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के कारण कारखाने और फैक्ट्रियों में चक्कर
लगाने लगा था। ये था अंक, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तरीके से यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब देखिए, अब उनकी दिनचर्या अलग तरीके की हो चुकी थी मोहन की, वो उन परिस्थितियों में अपने आप को क्या कर चुका था, ढाल चुका था। नेक्स्ट देखिए, बंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वह उत्साह से उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन पिता को क्या पता था कि वह वहाँ पर क्या कर रहा है। वो तो इस बात से खुशी होते थे कि वो बड़े स्कूल में शहर में पढ़ने के लिए गया है। जब भी लोग उसके संबंध में पूछते तो वो इसी तरीके का लोगों को बात बताया करते थे। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख बल्कि वे लोगों को अपनी स्वप्न भंग की जानकारी देने का भी साहस नहीं जुटाया था। जब वो उस मोहन की, उस रमेश की वास्तविकता तक वो पता लगाते हैं तो इस तरीके से वो किसी को बताने के लायक भी नहीं रहा। इस तरीके से उसको इतना दुख हुआ। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा तो घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्हें बताया कि उसकी सेक्रेटरीट यानी सचिवालय में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी का पूरा यकीन था, क्योंकि त्रिलोक सिंह ने कहा था कि एक दिन ये बड़ा अफसर अवश्य ही बनने वाला है। तो धनराम उसको एक उनकी जो भविष्यवाणी थी वो कहता है कि वास्तव में जो सपना था वो साकार हो चुका है, ऐसा होना ही था उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन में कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। यानी ये जो बीच में दोपहर चल रहे थे वो क्या था, एक फ्लैशबैक था। अब देखिए, बातें कर रहे थे वो, आगे क्या होता है। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंच से निकालकर भट्टी में तपाया और दोनों मन लगाकर उसी धार में गड़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत बनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे उसकी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल उसे बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर से वही बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। यानी वो उस पर बैठा होता है वहाँ पर, और तब ये जो बातें मैं आपको अभी बता के आऊँ, ये चीज़ें उनको क्या करता है, आपस में वो बातें करता रहता है। अब वहाँ से फ्लैशबैक थी, अब वापस कहानी है वो आगे रूटीन में होती है। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठाने के लिए कहना ही उसकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों में शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की उस मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस्य में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने बहुत कुछ कहा और अपने काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में लगाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ में संडासी पकड़कर, संडासी तो आप जानते होंगे, ठीक है, पकड़ने का एक यंत्र होता है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। पकड़ते हुए आगे देखिए, पकड़कर जो दूसरे हाथ में वह तोड़े की चोट मारता तो निहाई मैंने आपको बताया था फट्टी घाट पर एक सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उस काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी ओर पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारता रहा। अब वो काम मोहन करने देखिए किस तरीके से करता है। भैंस होने से धोंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते हुए फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप उसने दे डाला था। मोहन का यह से इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की तरह देखता रहा और उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य हुआ कि जितना पुरोहित खानदान का एक युवक का इस तरह से काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था और वह संकीर्ण दृष्टि से इधर उधर देखने लगा था।
इस तरीके से वो क्या करता है, वहाँ पर बैठा बैठा धनराम का क्या है, वहाँ से हाथ बटाने लग जाता है। और क्या होता है, धनराम वहाँ से चकित हो जाता है कि एक ब्राह्मणों का लड़का इस तरीके का कार्य कैसे कर सकता है। धनराम की संकोच, असमंजस्य और धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिससे में सफलता थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। इस तरीके से जो मोहन है उस काम को वो क्या है, धीरे धीरे लग जाता है। ठीक है, गलता लोहा, ये जो शीर्षक लिया गया किस तरीके से लिया गया कि जो धनराम कार्य कर रहा था और मोहन के जो बड़े बड़े सपने थे वो एक तरीके से गल चुके थे। किस तरीके से वो अंत में आकर जो धनराम का हाथ बटाता है, इस कारण से इस कहानी का जो शीर्षक है वो क्या रखा गया है, गलता लोहा रखा गया। सबसे पहले भी हमने ये पढ़ा था कि मोहन है वो अपने जो जातिगत कार्यों, जातिगत जो लोग हैं उनके लिए वो क्या है, जो अपनी कार्यशैली नहीं रखता था, बल्कि उनसे जो परिचित जो लोग होते थे, उनके जो मित्रगत लोग होते थे, उनसे वो अपना व्यवहार रखता है। इस तरीके से ये इस कहानी का यहाँ से बड़ी अच्छी तरीके से एक अलग रूप से जब मोहन का हृदय परिवर्तन हो जाता है, इस तरीके से कहानी का यहाँ से समापन हो जाता है। शेखर जोशी की बहुत अच्छी कहानी हमने यहाँ से अध्ययन किया है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, ये कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना और अच्छे अच्छे कमेंट मेंशन करना, ताकि मुझे प्रेरणा मिले, मुझे सकारात्मक प्रेरणा मिले आपके नए कमेंट से। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मैं रूबरू होने वाला हूँ और नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ की क्लास रहने वाली है। उसके बाद में फिर वापस मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए। तो आप लगातार मुझे सहयोग देते रहें। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।